ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो इसमें हम जनाब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अ 28-year-old African presented with complaint of fatigue, muscle weakness, paleness, and dark urine. But he was taking anti-malarial agents. Investigation shows decreased HB, increased bilirubin. डायग्नोसिस। ठीक है जी, इस केस के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, अफ्रीकन गाय है। ठीक है, ये जो मसले है ये अफ्रीकन लोगों के अंदर ज़्यादा होती है। दूसरी बात यह है कि इसमें इनीमिया है। इनीमिया बिकॉज द पेशेंट इज लुकिंग पेलर एंड देयर इज डिक्रीज HB। हीमोग्लोबिन की लेवल अगर कम हो जाए, कंसेप्ट इज कॉल्ड इनीमिया। लेकिन इसको इनीमिया हुआ है और इसमें पेशेंट को डार्क यूरिन आ रही है, ये इसका मेन पॉइंट है। लेकिन द सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्ट्रांगेस्ट पॉइंट इज दैट द पेशेंट इज टेकिंग विच ड्रग, एंटी मलेरियल। अगर एंटी मलेरियल ड्रग की वजह से किसी पेशेंट को इनीमिया हो जाए और उसमें कौन सी यूरिन आना शुरू हो जाए, डार्क यूरिन, तो दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ G6PD डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी। G6PD डेफिशिएंसी के अंदर क्या होता है, देखें फॉर एग्जाम्पल दिस द ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल है। ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर आरबीसी होती है। दीज आर बाई कनकेव शेप आरबीसी, और आरबीसी कंटेन लॉट ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, दीज आर आरबीसी एंड इट कंटेन लॉट ऑफ हीमोग्लोबिन। इन द ब्लड वी हैव फ्री रेडिकल्स। ब्लड के अंदर क्या होती है, फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल में आप लोगों को याद रखना है H2O2, OH आयन, ठीक है, O-, ये सारे के सारे क्या है, फ्री रेडिकल्स। दिस फ्री रेडिकल वांट टू डैमेज आरबीसी, लेकिन इस आरबीसी को प्रिवेंट करने के लिए ब्लड के अंदर क्या होता है, ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन इज अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। ये इन फ्री रेडिकल के खिलाफ काम करती है। लेकिन ग्लूटाथायोन को हम किस फॉर्म में रखेंगे, रिड्यूस फॉर्म में। ग्लूटाथायोन इज एक्टिवेटेड इन रिड्यूस फॉर्म, और रिड्यूस फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन इज कीप्ड बाय NADPH। NADPH एक मॉलिक्यूल है। NADPH molecule in the body can keep glutathione in reduced form, और reduced glutathione will fight against free radical and prevent the lysis of RBC। क्लियर है। अब अगर NADPH कहाँ से आया है, NADPH कम फ्रॉम HMP शंट, ये नाम सुना है कि नहीं, इसको कहते हैं हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। इस शंट के जरिए आरबीसी अपने लिए क्या बनाती है, एनर्जी बनाती है। आरबीसी डू नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसमें ना क्रेब्स साइकिल होता है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाए कि विच शंट इज रिक्वायर्ड फॉर आरबीसी टू प्रोड्यूस इट्स एनर्जी, आंसर इज HMP शंट। HMP शंट मैं आप लोगों को आगे बायोकेमिस्ट्री के MCQs में बताऊंगा। लेकिन HMP शंट को चलाने के लिए इसके लिए एंजाइम चाहिए, एंड द एंजाइम इज G6PD, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। इट इज अ नेम ऑफ एंजाइम। अब इधर MCQ सुन ले, G6PD इज द एंजाइम विच इज प्रोड्यूस इन विच शंट, HMP शंट। और जब ये शंट चलेगी तो इस शंट के दौरान साइड बाय साइड क्या प्रोड्यूस होता है, NADPH। NADPH ग्लूटाथायोन को रिड्यूस रखता है और वो इस फ्री रेडिकल के खिलाफ काम करके आरबीसी की लाइसिस को प्रिवेंट कर देता है। दैट इज द मैकेनिज्म। अब अगर एक पेशेंट है वो एंटी मलेरियल ले रहा है, कौन सा ड्रग ले रहा है, एंटी मलेरियल। अब देखें एंटी मलेरियल पेशेंट को अगर फॉर एग्जांपल किस चीज की डिफिशिएंसी है, G6PD,
तो उसका HMP शंट नहीं चलेगा, NADPH प्रोड्यूस नहीं होगा। ये नहीं होगा तो ग्लूटाथायोन रिड्यूस नहीं होगा, वो ऑक्सीडाइज रहेगा। तो फिर अगर वो साथ में क्या लेगा, एंटी मलेरियल, दिस एंटी मलेरियल इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ फ्री रेडिकल, और जाकर वो आरबीसी की क्या करेगी, लाइसिस। जब लाइसिस होगी हीमोग्लोबिन बाहर निकलेगी, तो हीमोग्लोबिन की लेवल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड दैट इज नोन एज G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया। तो तीन चीजें याद रखें, ऐसे लोग जो एंटी मलेरियल ले रहे हो और उन लोगों को एनीमिया आ जाए और उसमें डार्क यूरिन की जिक्र आ जाए, दिस एनीमिया विल बी नोन एज G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया। G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया किस ड्रग के साथ ज्यादा हो सकती है, एंटी मलेरियल। लेकिन एंटी मलेरियल भी ज्यादा ड्रग है। सिर्फ एंटी मलेरियल में अगर पेशेंट प्रेमाक्विन लेता है, कौन सा ड्रग, प्रेमाक्विन। प्रेमाक्विन इज द ड्रग यूज फॉर द मलेरिया, ठीक है। इसके दो MCQs बहुत पॉपुलर है एग्जाम में। एक तो ये याद रखना है, प्रेमाक्विन ड्रग इंक्रीज द रिस्क ऑफ विच डेफिशिएंसी, G6PD। दूसरी बात, इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द रिलैप्स ऑफ मलेरिया। अगर आज किसी को मलेरिया हो जाए और वो ठीक हो जाए और 2 हफ्ते के बाद उसको दोबारा अटैक हो जाए, तो एक दफा मलेरिया के बाद दोबारा अटैक को प्रिवेंट करने का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, प्रेमाक्विन है। तो प्रेमाक्विन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया और रिलैप्स ऑफ मलेरिया। ये रिलैप्स ऑफ मलेरिया के लिए यूज होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आप लोगों ने ड्रग का नाम सुना होगा, सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड भी एंटीबायोटिक है, एंटी मेटाबोलाइट है। इससे भी G6PD के चांसेस ज्यादा होती है। या अगर सेम सिनेरियो आ जाए, पेशेंट में डार्क यूरिन की हिस्ट्री हो और पेशेंट क्या इसकी HB क्या हो, कम हो, और साथ में पेशेंट ITT आइसोनियाजेड लेता है, फिर भी ये G6PD डेफिशिएंसी है। तो आइसोनियाजेड इज अ ड्रग, इट इज अ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, also increase the risk of lysis along with free radical if the patient have decreased G6PD। तो जिन लोगों में G6PD पहले से ना हो, उन लोगों में हम ये ड्रग्स नहीं देते, वरना उन लोगों में एनीमिया के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब देखें यहाँ पे, अगर ये हीमोग्लोबिन, दिस इज आरबीसी, इस आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, सुन ले, दीज हीमोग्लोबिन आर इन स्केटर्ड फॉर्म। किस फॉर्म में होते हैं, स्केटर्ड, ये इस तरह पहले होते हैं। जब इस पर फ्री रेडिकल की जोर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसमें फ्री रेडिकल अगर इस आरबीसी को बाहर से क्या करेंगे, डैमेज, तो इस हीमोग्लोबिन पे असर पड़ेगा कि नहीं। और इस फ्री रेडिकल की इफेक्ट की वजह से जो हीमोग्लोबिन है आरबीसी के अंदर, उस स्केटर्ड पोजीशन की बजाय सब एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, क्लम्स बनाएंगे। क्लम्स ऑफ आरबीसी इनसाइड व्हाट, इनसाइड आरबीसी, क्लम्स ऑफ हीमोग्लोबिन इनसाइड आरबीसी when there is activity of free radical, that is known as what, Hens bodies। इसको हम क्या कहते हैं, Hens bodies। तो Hens bodies is very very important in the exam। क्लियर है कि नहीं। तो देखें, जब फ्री रेडिकल की इफेक्ट बढ़ती है, फ्री रेडिकल का इफेक्ट बढ़ता है, वो आरबीसी को बाहर से क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल प्रेशराइज करता है, और इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है, वो जो स्केटर्ड फॉर्म में थे, अब वो क्या हो जाते हैं, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और वो जनाब क्या बनाती है, हेंस बॉडीज। अब देखें, ये आरबीसी है, ये ब्लड में फ्लो करता है, और इसके अंदर ये सारे के सारे क्या चीज इकट्ठी हो चुकी है, हीमोग्लोबिन, इसकी एक साइड पे इस तरह आ चुकी है। जब ये आरबीसी ब्लड के जरिए स्प्लीन में आएगी, तो स्प्लीन के अंदर क्या पड़े होते हैं, स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस। तो स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस इस आरबीसी को एज अ फॉरेन एंटीजन रिकॉग्नाइज करती है, और ये स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस यहाँ पे कट लगाकर इस हीमोग्लोबिन को क्या निकालती है, बाहर निकालती है। तो जब आरबीसी दूसरी साइड पे ब्लड में आएगा, तो ये एक कंप्लीट सेल होगा कि इसकी एक जगह पे बाइट नजर आएगा, बाइट। तो इस आरबीसी को हम फिर कौन से सेल कहते हैं, बाइट सेल कहते हैं। तो बाइट सेल मीन इट इज द रिमूवल ऑफ आरबीसी ड्यू टू स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस इनसाइड द स्प्लीन। तो भाई ये जनाब पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं प्रॉपरली G6PD डेफिशिएंसी के। तो देखिए, सिर्फ 3 चीजें याद रखें, नए स्टूडेंट इस चीज में जहन में याद रखें। अगर अफ्रीकन बंदा है, उसमें डार्क यूरिन की हिस्ट्री है, किस चीज की, डार्क यूरिन, और साथ में उसका HB लेवल कम है, एनीमिया का पेशेंट है, लेकिन वो एंटी मलेरियल ड्रग की वजह से हुआ है, दैट इज G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया। क्योंकि एंटी मलेरियल ड्रग इंक्रीज द रिस्क ऑफ G6PD डेफिशिएंसी। देखें, इससे आप लोग एक पिक्चर ले ले, आगे चलते हैं। देखें, यहाँ पे याद रखना है, HMP शंट इज अ शंट विच प्रोवाइड एनर्जी टू दी आरबीसी। ये आरबीसी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं।
लेकिन HMP शंट को चलाने के लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए? G6PD, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इट इज द एंजाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर दी HMP शंट। और HMP शंट के जरिए हमें कौन सा मॉलिक्यूल मिलता है? NADPH। NADPH इज प्रोड्यूस इन द HMP शंट, और NADPH इस ग्लूटाथायोन को किस फॉर्म में रखता है? रिड्यूस। और ग्लूटाथायोन इज अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, ये आरबीसी को इस फ्री रेडिकल से बचाता है। क्लियर है? अब अगर एक पेशेंट है उसमें G6PD की क्या है? डेफिशिएंसी, तो HMP शंट चलेगी? नहीं चलेगी। NADPH प्रोड्यूस नहीं होगी, तो ग्लूटाथायोन किस फॉर्म में होगा? ऑक्सीडाइज फॉर्म। ऑक्सीडाइज फॉर्म इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन, और जब ग्लूटाथायोन ऑक्सीडाइज होगा तो फ्री रेडिकल जनाब जाकर आरबीसी को क्या करेगी? डैमेज करेगी, और इसकी लाइसिस होगी, और लाइसिस कैन कॉज एनीमिया विच इज नोन एज G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया। अब इधर देखें, जब फ्री रेडिकल के साथ कौन से ड्रग मिल जाते हैं? एंटी मलेरियल, स्पेशली प्रेमाक्विन, तो ये फिर आरबीसी लाइसिस को मजीद बढ़ाती हैं। तो जिन लोगों में पहले से G6PD डेफिशिएंसी हो और वो लोग क्या ले रहे हैं? एंटी मलेरियल, उन लोगों में एनीमिया के चांसेस ज्यादा होती हैं। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन ये है, जब फ्री रेडिकल की इफेक्ट बढ़ जाए, सुन ले, तो इस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होते हैं। हीमोग्लोबिन अंडरगो द इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल, और जो स्केटर्ड हीमोग्लोबिन है पहले हुए हैं, फ्री रेडिकल इफेक्ट की वजह से वो आरबीसी में एक जगह में क्या हो जाती है? क्लम हो जाती है। कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी एट वन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ऑफ हेन्स बॉडीज। और फिर इस हीमोग्लोबिन को स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस इज अ फॉरेन एंटीजन रिकॉग्नाइज करती है, और वो उसको क्या कर देती है? रिमूव। तो फिर वो आरबीसी पे इस तरह बाइट कर देती है, कट लगा देती है, और उसको हम क्या कहते हैं? बाइट सेल। ये बाइट सेल हीमोग्लोबिन का मसला है कि आरबीसी? आरबीसी। बाइट सेल इज आरबीसी मॉर्फोलॉजी प्रॉब्लम, लेकिन हेन्स बॉडीज किसका है? इट इज अ डीनेचर्ड क्लम्प्टेड हीमोग्लोबिन इन द आरबीसी। क्लियर है? तो जिन लोगों में G6PD डेफिशिएंसी हो उन लोगों में हम प्रेमाक्विन, सल्फोनामाइड और आइसोनिazid जैसे ड्रग नहीं देते, बिकॉज दीज ड्रग इंक्रीज द रिस्क ऑफ हीमोलाइसिस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखे, अनदर क्वेश्चन टू रिमेंबर इज कि अगर फॉर इट इज एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज, ये क्या है? एक्स लिंक रिसेसिव है। इसका मतलब ये है कि G6PD डेफिशिएंसी, इसका जो मसला है वो किस क्रोमोसोम पे होता है? एक्स पे होता है। सो दैट इज प्रीडोमिनेंटली अफेक्टिंग मेल्स, तो ये मेल्स के अंदर ज्यादा होता है। बॉयज आर अफेक्टेड मोर देन गर्ल्स, या मेल्स आर अफेक्टेड मोर देन फीमेल्स। ठीक है? द मोस्ट कॉमन कंजेनिटल एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी, G6PD एंजाइम है, और कंजेनिटल मीन कि ये मसला बाई बर्थ होता है। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी अगर एग्जाम में आ जाए तो वो कौन सा है? G6PD डेफिशिएंसी है। क्लियर है? इस तरह बाई बर्थ बहुत से एंजाइम की डेफिशिएंसी हो सकती है, लेकिन सबसे कॉमन एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी अगर एग्जाम में आ जाए बाई बर्थ, वो कौन सी है? G6PD डेफिशिएंसी है, और G6PD डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया के चांसेस ज्यादा होती हैं। ठीक है जी? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट लेके जनाब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। A 38-year-old patient presented with easy fatigability क्या? ओके, बिलिरुबिन क्यों? आरबीसी की लाइसिस होगी, हीमोग्लोबिन निकलेगी, हीम से फिर बिलिरुबिन बनता है। ठीक है ना? क्योंकि हीम से आयरन, प्रोटोपायरिन, बिलिवर्डिन और फिर बिलिरुबिन में जाते हैं। ठीक है? विथ इजी फटीगिबिलिटी, मसल पेन, and on palpation the spleen is enlarged, the spleen is enlarged, the spleen is enlarged, and the patient look paler, and the patient look paler. Osmotic fragility test was positive. Diagnosis:
एनीवन? इस पेशेंट के अंदर आप लोगों ने याद रखना है दो बातें, चले तीन बात, इसका ट्राइएड है। हाँ शहजाद, कौन कौन सी बात इसमें कॉमन है इम्पोर्टेंट जो आप लोगों को हैंड्स दे सकती है? इसमें ट्राइएड मालूम करना है आप लोगों ने। ट्राइएड ये है द पेशेंट हैव इनीमिया, इनीमिया के अंदर पेशेंट फेलर नजर आता है, इसमें फटीग होती है और इजीली द पेशेंट कैन गेट पेन, तो फेलर की वजह से द पेशेंट में हैव डिक्रीज एचबी, इनीमिया है। साथ में देयर इज स्प्लीनोमेगेली, द स्प्लीन साइज इज वेरी वेरी इनलार्ज, स्प्लीन की साइज बढ़ गई है, और ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। तीन बातें याद रखिए, और एग्जामिनर भी जब पूछेगा इन तीन चीजों की बेस पे पूछेगा। फर्स्ट इज इनीमिया, स्प्लीनोमेगेली एंड ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट इज पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस। ये जो इनीमिया है इसका नाम है हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस, स्पीरोसाइटोसिस। देखें एसन, व्हाट इज द नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी? नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी इज बाइकनकेव। जो आरबीसी की नॉर्मल शेप है वो क्या है, बाइकनकेव है। लेकिन अगर बाई बर्थ आरबीसी की शेप में कोई ऐसी मसला आ जाए कि वो बाइकनकेव से स्फेरिकल पे रिप्लेस हो जाए, तो अ प्रॉब्लम विच इज बाई बर्थ दैट इज कॉल्ड हेरिडिटरी, in which biconcave shape of RBC is replaced by spherical shape, condition is spherocytosis। क्लियर है? तो स्पीरोसाइटोसिस के अंदर आरबीसी की जो बाइकनकेव शेप है ये किस पे रिप्लेस हो जाती है, स्फेरिकल पे। ये आरबीसी फंक्शन का मसला है कि आरबीसी स्ट्रक्चर का मसला है, ये स्ट्रक्चर। तो हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस इज अ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट ऑफ आरबीसी, ये क्या है, आरबीसी की स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है। लेकिन इसका एग्जाम में क्वेश्चन, दिस प्रॉब्लम हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये कौन सा कंडीशन है, ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है। ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए एक डिफेक्टिव कॉपी ऑफ द जीन या दो, एक डिफेक्टिव कॉपी ऑफ द जीन, चाहे वो फादर से आ जाए या मदर से आ जाए। अ ग्रुप ऑफ डिजीजेज इन वेयर वी नीड वन डिफेक्टिव कॉपी ऑफ द जीन दैट इज कॉल्ड ऑटोसोमल डोमिनेंट, आइदर फ्रॉम फादर साइड और मदर साइड। ठीक है, each pregnancy has 50% चांसेस। हर प्रेगनेंसी के अंदर ऑटोसोमल डोमिनेंट में कितना परसेंट चांस होता है डिजीज का, 50%। मतलब डिपेंड करता है कि या तो आए या ना आए, ठीक है ना, 50% चांस। नेक्स्ट लिखे, इट इज स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, ये किसका डिफेक्ट है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है। और इसमें आरबीसी की इंटरनल स्ट्रक्चर का मसला है कि मेम्ब्रेन का, ये मेम्ब्रेन का बाइकनकेव से क्या बन गया है, स्फेरिकल, इसको स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन डिफेक्ट भी कहते हैं। हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस में अदनफर क्या होता है कि जो आरबीसी की बाइकनकेव शेप है वो किस पे रिप्लेस हो जाती है, स्फेरिकल पे। तो स्ट्रक्चरल का मसला होता है, मेम्ब्रेन का मसला होता है। तो देखे यहाँ पे ये चीज याद रखे, दिस इज आरबीसी नॉर्मल एंड दैट इज विच शेप, बाइकनकेव। इफ दिस शेप इज रिप्लेस्ड बाय लाइक दिस दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल, देन इट कंटेन हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस। तो दिस शेप ऑफ आरबीसी, राशिद कौन सी शेप है, बाइकनकेव, लेकिन ये क्या बन गया है, स्फेरिकल बन गया है। अब क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी प्रोटीन है, ये एमसीक्यूज है। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रोटीन लेके, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रोटीन नाम सुना है क्या नहीं, कि ऐसे प्रोटीन जो आरबीसी की शेप को किस में रखे, बाइकनकेव। वन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रिन, इसमें क्या आता है, स्पेक्ट्रिन। Spectrin is a protein which can keep RBC in which shape? Answer is biconcave। ये membrane stabilizing protein है। इन प्रोटीन की वजह से आरबीसी की जो ओवरऑल शेप है वो क्या रहती है, बाइकनकेव। तो वन प्रोटीन इज स्पेक्ट्रिन, अनदर इज एनकायरिन। इसके अंदर जो नेक्स्ट प्रोटीन है इसका नाम क्या है, एनकायरिन। अनदर इज बैंड 3 प्रोटीन, ये प्रोटीन का नाम है। और एक आता है बहुत कम है एग्जाम में, इसको प्रोटीन 4.1 कहते हैं, पता नहीं कि किस बेस पे कहते हैं, लेकिन प्रोटीन 4.1 या प्रोटीन 4.3 ये इन लोगों ने अपने नाम दिए हैं। लेकिन दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू कीप आरबीसी इन विच शेप, बाइकनकेव। अगर बाय बर्थ इन प्रोटीन के अंदर कोई इशू आ जाए तो फिर आरबीसी की जो बाइकनकेव शेप है वो किस पे रिप्लेस हो जाएगी, स्फेरिकल में। अब एग्जाम में आता है कि हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस पेशेंट के अंदर the most common defective protein
इन विच द आरबीसी टर्न टू स्फेरिकल शेप, आंसर स्पेक्ट्रेन। वो कौन सा प्रोटीन है? स्पेक्ट्रेन है। अगर स्पेक्ट्रेन खराब हो जाए बाय बर्थ तो फिर आरबीसी कौन सी शेप को अडॉप्ट करेगी? स्फेरिकल शेप को अडॉप्ट करेगी। बात समझ गए क्या नहीं? तो बाई कनकेव शेप से ये स्फेरिकल बन जाएगी। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक बीकर है, देखे दिस इज अ बीकर या दिस इज अ टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर हम सोल्यूशन डालते हैं। क्या डालते हैं? सोल्यूशन। द सोल्यूशन वी पुट इन दिस बीकर इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन डालते हैं? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फॉर एग्जांपल इसमें हम ब्लड सैंपल ले ले किसी पेशेंट से और इस हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाले, तो देखिए इसमें ब्लड के अंदर आरबीसी होंगे क्या नहीं? अगर आरबीसी नॉर्मली किस शेप में थे उस ब्लड में? बाई कनकेव। या उस ब्लड के अंदर अगर आरबीसी बाई कनकेव से किस पे रिप्लेस हुए हैं? स्फेरिकल पे। अब इधर एमसीक्यू सुन ले। दिस हाइपोटोनिक सोल्यूशन हैज अ टेंडेंसी टू गो इनटू द सेल। हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो है जो सेल के अंदर जाए, हाइपरटोनिक वो है जो सेल से बाहर जाए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम ब्लड डाले, ब्लड सैंपल डाले किस सोल्यूशन में? हाइपोटोनिक में। अगर उस ब्लड में या नॉर्मल आरबीसी हो या स्फेरिकल हो, अगर इसमें ये सोल्यूशन जाए तो ये सोल्यूशन इस आरबीसी के अंदर प्रेशर को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। ये जो सरफेस एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पे प्रेशर लगेगा कि नहीं? और इसका सरफेस एरिया इधर से लेके इधर तक है, तो किस आरबीसी की सरफेस एरिया ज्यादा है? बाई कनकेव। तो इसमें अगर सोल्यूशन जाए भी तो इसमें प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कुछ प्रेशर इधर लगेगा, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, तो आरबीसी बर्स्ट होने के चांसेस हो नहीं होते। लेकिन अगर सेम सोल्यूशन इसमें जाए तो उस पर प्रेशर कम जगह पे प्रेशर ज्यादा लगता है, तो फिर ये आरबीसी जो है ये वीक हो जाएगी कि स्ट्रांग? वीक। और वीक आरबीसी इस कॉल्ड फ्रेजाइल आरबीसी। उसको क्या कहते हैं? फ्रेजाइल। और इस प्रेशर को, इस हाइपोटोनिक सोल्यूशन की वजह से जो आरबीसी में प्रेशर क्रिएट होता है इसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक। तो ऑस्मोटिक प्रेशर विल मेक द स्फेरिकल आरबीसी फ्रेजाइल। तो फिर आरबीसी की लाइसिस होगी क्या नहीं? एंड दिस टेस्ट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। इसको क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी। तो नॉर्मल आरबीसी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में बर्स्ट क्यों नहीं होती? वजह यह है कि इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है और उस पर प्रेशर अगर लगेगा भी तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो प्रेशर क्या लगता है? कम लगता है। अगर स्फेरिकल शेप आरबीसी है तो उसकी सरफेस एरिया कम है, उस पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा लगता है, एंड दैट प्रेशर विल मेक आरबीसी फ्रेजाइल, वीक एंड लीड टू बर्स्ट। So when you put RBC in a hypotonic solution and it bursts, और वो बर्स्ट हो जाए, इसका मतलब कि इस आरबीसी की शेप क्या हो चुकी थी? स्फेरिकल। एंड दिस टेस्ट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। बात समझ गए कि नहीं? तो अगर एक पेशेंट है तो इस पेशेंट में आरबीसी फिर स्मॉलर कैपिलरी से, अगर ये स्मॉलर ब्लड वेसल है, दिस इज स्मॉलर ब्लड वेसल या स्मॉलर कैपिलरीज है, इधर देखें, तो ये जो स्फेरिकल आरबीसी है ये स्मॉलर कैपिलरी से पास हो सकेगी? नहीं होगी। तो दे विल स्टक आउटसाइड कैपिलरी, और इस आरबीसी की लाइसिस होगी क्या नहीं? वेसल में या वेसल से बाहर? बाहर। इसको एक्स्ट्रा वस्कुलर क्या कहते हैं? हीमोलिसिस कहते हैं। और जब बाहर हीमोलिसिस होगी, एक्स्ट्रा वस्कुलर होगी, तो इससे एचबी निकलेगा और वो एचबी फिर हीम के जरिए बिलिरुबिन बनाएगा, तो ये पेशेंट भी जॉइंटिस में जा सकता है। हाइपर बिलिरुबिनीमिया एंड जॉइंटिस। तो ये लोग आई के अंदर येलोविश डिस्कलरेशन लाते हैं और इसकी स्किन को जब हम देखते हैं तो पेलर होता है। पेलर इज ड्यू टू एनीमिया एंड जॉइंटिस इज ड्यू टू हाइपर बिलिरुबिनीमिया। क्लियर है? तो अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि प्रीडोमिनेंटली हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस के अंदर हीमोलाइसिस आरबीसी ब्रेकडाउन वेसल में होती है कि बाहर होती है? बाहर। दैट इज एक्स्ट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस। क्लियर है? अब देखें, द मैक्सिमम एक्स्ट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस आकर इन द स्प्लीन। ये कहाँ पे होती है? स्प्लीन में, क्योंकि स्फेरिकल शेप आरबीसी गेट ट्रैप्ड इन द स्प्लीनिक कैपिलरीज। स्प्लीन कैपिलरीज के अंदर ये जो आरबीसी है स्फेरिकल, ये क्या हो जाती है? ट्रैप हो जाती है। तो स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रक्शन भी होती है और स्प्लीन के अंदर साइड बाय साइड प्रोडक्शन भी होती है। हम कहते हैं कि स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। याद है कार्डा बिलरात? लेकिन बाय द सेम टाइम जब डिस्ट्रक्शन करेगी स्प्लीन, तो स्प्लीन में ये एबिलिटी भी है कि वो क्या करे? प्रोडक्शन भी करे। तो इन लोगों में जितना स्फेरिकल शेप आरबीसी ज्यादा होंगे उतना स्प्लीनिक के अंदर डिस्ट्रक्शन ज्यादा, तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी, तो स्प्लीन काम क्या होगा? ज्यादा। इसलिए देयर इज ऑलवेज स्प्लीनोमेगेली। हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस पेशेंट के अंदर
डिस्ट्रक्शन प्रोडक्शन की वजह से स्प्लीन में साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बात समझ गए क्या नहीं? तो हेरिडिटी स्पीरोसाइटोसिस पेशेंट में हमेशा स्प्लीनो क्या होती है, मेगेली होती है। इसका लेके डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, एमसीक्यूज। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अगर आज एग्जाम में कि व्हाट इज द डेफिनेटिव, यार इस बंदे का मसला अक्वायर्ड है कि बाई बर्थ है, ये बाई बर्थ है, अब ये 38 ईयर ओल्ड है, इसका मतलब इसको बाई बर्थ मसला है, लेकिन इसको इनीमिया बार बार हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, लेकिन अब मसला बढ़ गया है। इसका मतलब ये कुछ लोगों में बाई बर्थ पहले 2-3 साल के अंदर सिम्टम आना शुरू हो जाते, कुछ लोगों को मिडिल एज में आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इशू क्या है, बाई बर्थ है। इस बंदे का इशू मसला क्या है, हम इस जीन को, इस प्रोटीन को रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमने उस एरिया को खत्म करना है जहां पे सेल की क्या होती है, डिस्ट्रक्शन। स्प्लीनेक्टोमी इज द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, ठीक है। तो हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, दैट इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ द स्प्लीन, दैट इज नोन एज स्प्लीनेक्टोमी। लेकिन बात वही है कि वी शुड वैक्सीनेट द पेशेंट बिफोर रिमूवल ऑफ स्प्लीन। तो हम कितने वैक्सीन देंगे, 3, नीमोकोकल, मेनिनगोकोकल एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ठीक है। इसको हम कहते हैं इलेक्टिव स्प्लीनेक्टोमी। ये वो स्प्लीनेक्टोमी है जिसमें पेशेंट को हम टाइम देते हैं, कितने वीक पहले हम पेशेंट को वैक्सीनेट करते हैं, 3 हफ्ते पहले, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। 22-year-old patient presented with complaint of fatigue, dizziness, pallor and mild chest pain. On examination, there is protrusion of, there is frontal bossing and investigation shows defective hemoglobin, which is HbS diagnosis, ठीक है जी। अब इसमें इस पेशेंट के अंदर जो हमने चीज़ें डिस्कस करनी है वो हमारे पास क्या है, ठीक है। ओके जी, दिस पेशेंट डिपेंड, इसमें इनीमिया है कि नहीं, द पेशेंट हैज इनीमिक सिम्टम, लेकिन ऐसी इनीमिया जिसमें फ्रंटल क्या हो, बोसिंग हो। फ्रंटल बोसिंग 2 इनीमियाज में होती है, एक थैलेसीमिया है और एक सिकल सेल इनीमिया है। इन दोनों के अंदर जो फ्रंटल बोन है ये बाहर की तरफ पेशेंट की आ जाती है और उसकी जो फेस अपीयरेंस है वो एबनॉर्मल हो जाती है। व्हेन दिस फ्रंटल बोन इज ग्रोइंग टुवर्ड फॉरवर्ड, द फेस लुक लाइक मंकी फेस। इसको क्या कहते हैं, चिप मंक फेसेस। इसको चिप मंक फेसेस या मंकी फेसेस कहते हैं। क्वेश्चन ये है, इसमें जो मसला है वो HB का है और इसमें कौन सा HB है, HbS, that is called sickle shape hemoglobin. So when there is HbS, this is condition of sickle cell anemia, या इसको sickle cell disease कहते हैं। sickle cell